मुझे साफ सफाई करना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है मेरे घर में सब कुछ साफ सुथरा रहे और जगह पर रहे। जब भी मुझे कोई धूल दिखती है तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं उसे तुरंत साफ कर दूं, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और जब भी मैं साफ सफाई करती हूँ उसके बाद में अगर कुछ ही वक्त बाद में उस जगह पर मुझे गंदगी देखने मिले, किसी ने वहां पर डर्ट कर दिया हो, तो मुझे गुस्सा आने लगता है। अब ऐसे में मैंने कई बार अपने दोस्तों से सुना है कि तुझे ओसीडी है। और जाहिर सी बात है, आपने भी सुना होगा। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें साफ सफाई बहुत पसंद होगी, और होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने अपने दोस्तों से सुना होगा, जब भी आप इस तरह की चीजें करते हैं, आप हाइजीन पसंद करते हैं, हर चीज जब आप कुछ खाना बना रहे हैं तो सब्जियां धोकर खाना पसंद कर रहे हैं, आसपास अगर कहीं धूल दिख रही है तो उसे तुरंत साफ कर रहे हैं, अपनी जगह को साफ सुथरी रख रहे हैं, तो आपके दोस्त आपको ये कमेंट जरूर देते होंगे कि तुझे ओसीडी है। लेकिन ओसीडी आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? असली डेफिनेशन क्या है? और ऐसे कई सारी मिसकंसेप्शंस हैं ओसीडी को लेकर, जिसका सही डेफिनेशन और उसका सही मतलब, ये कितना सीरियस हो सकता है या इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे मेंटल डाइट में। नमस्कार, मैं राजवी व्यास, आप सभी का स्वागत है वीएनएम टीवी के मेंटल डाइट के सेगमेंट में, जहां हम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई मिथ या मिसकंसेप्शन लोगों में फैली है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, इसलिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, जो आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए, आज के मेंटल डाइट में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर दीपल पटेल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी चीजें वो करते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी मैम। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि दर्शकों तक हम सही जानकारी पहुंचा सके। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू। जी। अब हम शुरू करते हैं। जो मैंने पहले कहा कि मिसकंसेप्शन है, तो मैं पहला सवाल ही ये पूछूंगी कि ओसीडी, ये टर्म जो हम यूज करते हैं, इसका असली मतलब क्या होता है? क्या डेफिनेशन होता है इसका? So, as the term implies, first of all, thank you for having me here. या And it's a pleasure to be in direct conversation with people out there. या So, the concept OCD, it refers to obsessive compulsive disorder. जी जैसे कि आप देखेंगे साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, वी अवॉइड यूजिंग द वर्ड डिजीज, वी कॉल इट डिसऑर्डर बिकॉज वी बिलीव दैट समथिंग इज नॉट इन ऑर्डर एंड इट कैन बी ब्रॉट इन ऑर्डर, राइट? सो इट्स अ डिसऑर्डर, एज द नेम इम्प्लाइज, इट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. व्हेन वी से ऑब्सेसिव, उसका मतलब क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट दैट थॉट, वी आर फिक्सेटिंग अबाउट दैट थॉट. जैसे अगर ब्रेकअप हो गया है, मुझे पता है मुझे नहीं सोचना है वो बंदे के बारे में, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ एंड ही कीप्स ट्रिगरिंग मी आउट. ठीक है, या तो एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, या तो किसी और ने ज्यादा अच्छा अचीव कर लिया है. वी कीप फिक्सेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर थॉट, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद दैट थॉट, और वो कंपल्सरीली दिमाग में लूप में चलते हैं. हम चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते और वो लूप में ही चलता रहता है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ obsessive compulsive disorder. राइट। Yes. अभी आपको ये जानकारी तो मिल गई कि ओसीडी है क्या, लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि इसको लेकर काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। Oh, definitely. एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको और भी ज्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो मैं ये सवाल जरूर ऐड करना चाहूंगी कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, और क्या सिर्फ साफ सफाई पसंद करना इसे ओसीडी का टर्म दिया जा सकता है? इसका जवाब मेरे ख्याल से हर कोई जानना चाहेगा। When we say OCD, सबसे पहले ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है. When it comes to psychology, काफी सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं. One of them being OCD. हम जनरली ऐसा कहते हैं कि लोग काफी कॉमनली ये बोलते हैं कि ओसीडी, थोड़ी सी साफ सफाई क्या कर ले, अरे इसको तो बड़ा ओसीडी का प्रॉब्लम है. थोड़ा सा दुखी क्या रह ले बंदा, अरे ये तो डिप्रेशन में ही रहता है. थोड़ा सा अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो अरे बाप रे, मेरा तो एग्जाम है कल, मेरा अच्छा नहीं गया, मुझे तो मरने की इच्छा हो रही है, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड. नो, इट्स नॉट दैट. एक छोटा सा दुख फील होना इज नॉट डिप्रेशन. थोड़ी सी साफ सफाई कर लेना, थोड़ा पर्टिकुलर होना चीजों को लेके, इट्स नॉट ओसीडी. ठीक है, ओसीडी इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, जहां पे हम कंट्रोल ही नहीं रख पाते हमारे वो बिहेवियर पे. साफ सफाई रखना इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट.
जहाँ पे छोटी छोटी चीज, उनको बेड पे क्रीज भी नहीं चलेगी। अगर टेबल पे कोई चीज 30 डिग्री पे पड़ी है, उनको वो भी नहीं चलेगा। इट हैज टू बी ऑन 35 डिग्री, 40 डिग्री पे होना चाहिए। सो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट ऑल माई पेशेंट्स जिनको ओसीडी है, बिकॉज अगर वो मेरे वहां आ गए और एक बार बैठ गए ना अक्रॉस द टेबल, वो बैठे बैठे बात करते करते मेरा टेबल भी साफ कर लेते हैं। बिकॉज बात करते करते लाइक नहीं ये ठीक नहीं है, ये कैलेंडर ऐसे कर लूं, ये टेबल ऐसे कर लूं। बट जोक्स अपार्ट, it's not only about साफ सफाई, it's about the thought pattern. आपके अंदर वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट पैटर्न नॉन स्टॉप चलता रहता है। यू विल कीप थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। देयर इज फियर ऑफ जर्म्स इन जनरल। तो आप देखेंगे ये लोग रेपिटेटिव बिहेवियर ज्यादा करते हैं। एंड व्हेन वी से रेपिटेटिव, इट मीन्स के लॉक मार दिया तो दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर बिहेवियर, वो दोबारा जाके चेक करेंगे। चेक करने के बाद 5 मिनट्स बाद आई डोंट थिंक मैंने सही से लॉक मारा, दिल गो अगेन, दिल चेक अगेन। अगर मेडिसिन लिया, मैंने लिया क्या, मैं वापस देख लेती हूँ। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स देयर कॉन्फिडेंस लेवल। उनको कॉन्फिडेंट ही नहीं फील होता है कि उन्होंने कोई चीज ढंग से की है कि नहीं की है। तो जब वो बात भी करेंगे ना, दे विल एक्सप्लेन अ लॉट, बिकॉज उनको ऐसा ही लगेगा कि नहीं नहीं, लेट मी रिपीट दिस, क्या पता आई हैव नॉट कम अक्रॉस दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। So they are obsessed about many things, including germs, saaf safai, thought patterns, substance. Even they'll keep biting their nails or plucking the skin. ये सब एक obsessive behavior है। तुमको पता है ये गलत है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते। We'll keep doing this whenever we feel anxious. And ये इतना ज्यादा होता है ना कि उनका कोई negative thought अगर आ गया दिमाग में, तो वो भी लूप में चलता रहेगा, जिसको हम सादी भाषा में ओवर थिंकिंग बोलते हैं आजकल। सो वंस यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग का भी एक बड़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई पॉजिटिव थॉट है और हम उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, तो वो हमें नड़ती नहीं है। बिकॉज सपोज इफ आई से कि चलो आज शाम को ना लेट्स गो फॉर एन आउटिंग एंड वील हैव अ पार्टी, आप मेरे घर आइए, हम मिलते हैं, जाते हैं, कुछ अच्छा खाते पीते। तो आप पूरा दिन सोचेंगे उसके बारे में कि मैं क्या पहनूंगी, कौन कौन मिलेगा, मैं कैसे जाऊंगी, और हाउ इज द पार्टी गोइंग टू बी। वो चीज को आप ओवर थिंकिंग का लेबल नहीं देंगे। लेकिन अगर यही चीज कोई नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके है, तो आप सोचेंगे यार मेरी तो ओवर थिंकिंग कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। सो हमारी आदत हो गई एज ह्यूमन बीइंग्स कि हमको कितना भी सुख दे दो, हम दुख ढूंढ लेते हैं। सो इवन विथ ओसीडी, कितना भी बढ़िया पैटर्न चल रहा है, वो लाइफ का एक एस्पेक्ट लेके एंड दिल कीप थिंकिंग इन लूप्स। तो उसमें सब कुछ आ गया, एक एक एक्टिविटी से लेके, साफ सफाई से लेके, जर्म्स का डर से लेके, सब्सटेंस अब्यूज से लेके। कभी कभी जैसे मैं देखती हूँ बच्चों को सिगरेट लेने का मन नहीं कर रहा है, दे आर नॉट इवन एडिक्टेड टू ड्रग्स, दे आर नॉट एडिक्टेड टू सिगरेट, बट इट्स जस्ट अ कंपल्सिव बिहेवियर। सुबह उठे, सिगरेट ले लिया। सो एडिक्शन और ओसीडी का भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन देखा गया है ट्रीटमेंट के दौरान, बट ओसीडी इज फार मोर डिटेल्ड देन जस्ट साफ सफाई। बहुत सही बात कही आपने कि साफ सफाई कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जो बहुत जरूरी है, सब में ये आदत होनी चाहिए। लेकिन कि कब बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसा उन्होंने एक टर्म यूज किया ऑब्सेसिव, जो ओसीडी का ही एक वर्ड भी है, तो वो मतलब ही आपको दर्शाता है, वो वर्ड ही आपको दर्शाता है कि ये ओसीडी आखिर है क्या। कुछ भी ज्यादा ओवरथिंक करना, जैसा इन्होंने भी मेंशन किया कि जरूरत से ज्यादा आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको इतना डर सता रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस पे उसका असर पड़ रहा है। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातें होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके बारे में बातें होती है। कहीं ना कहीं इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में भी बहुत बातें हुई हैं। तो हर किसी को ज्यादातर इन टर्म्स के बारे में पता है, लेकिन ओसीडी जैसे ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज क्योंकि हम ओसीडी पे बात कर रहे हैं तो इसकी जो प्रॉपर नॉलेज है वो लोगों को नहीं है। तो कैसे पता चले कि मुझे ओसीडी है? अगर मुझे, क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है, तो मुझे यही बचपन से सिखाया गया है कि किसी चीज को साफ रखना, किसी, जैसा आपने कहा कि लॉक हम लगा देते हैं तो एक बार फिर से चेक कर लेना, ये कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि उन्होंने लॉक लगा दिया, फिर एक बार जाके चेक करते हैं कि ये हो गया ना। गैस में अगर हम कुछ कुक कर रहे हैं तो बाद में हम वापस जाके चेक करते हैं कि उसको ठीक से ऑफ किया था ना हमने। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं सिखाई जाती है, हमने ऑब्जर्व करी है। लेकिन कब मुझे पता चले कि ये अब ओवर हो रहा है, ये अब मुझे ऑब्सेशन हो रहा है इस चीज का, और इससे कहीं ना कहीं मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है,
तो इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे पहचाने कि ओसीडी है आपको? जब हमें लगे कि हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स और हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जी। जब हमें लगे कि हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारा बिहेवियर हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहा है, तब हम ना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हैं। There is no harm approaching any mental health professional. जब you can approach a psychologist or a psychiatrist, there is treatment available. You can go for psychotherapeutics. अगर आपको दवाई लेने से डर लगता है, there are so many psychotherapeutics जो हम यूज करके ओसीडी को रिवर्स कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं, ये कोई बुखार नहीं है जो आपको मंडे को था, आपने 3 दिन क्रोसिन ली और थर्सडे को आपको ओसीडी गायब। वैसी चीज नहीं है, बट डेफिनेटली इट कैन बी केप्ट इन कंट्रोल। आप अपनी लिविंग स्टाइल, लिविंग मैकेनिज्म्स थोड़ा सा बदल सकते हैं एंड इतना ध्यान रख सकते हैं कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल सकती है। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक मोड पे आ जाए, लेकिन हाँ, ये बीमारी के बारे में ओसीडी जिसको होता है ना, उनका एक बेसिक क्रक्स क्या होता है, द मोमेंट हम उनको डायग्नाइज करते हैं और बोलते हैं कि यू नो व्हाट, शायद आपको ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो उसके बारे में भी बहुत ओवरथिंक कर देते हैं और वो तो बिल्कुल पैनिक अटैक तक पहुंच जाते हैं। So overthinking or obsessive thinking is just like sitting on a rock chair. It'll keep you occupied, but it will take you nowhere. ठीक है, स्पेशली these days हमको ज्यादा बढ़ा हुआ क्या दिखता है, रिपोर्ट्स हमेशा बताती है कि women are more prone to it. Women have got 1.6 times more chances of having OCD. लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी ये बताता है कि मेन के कंपेयर में women को ज्यादा हो रहा है, फीमेल्स आर मोर एक्सपीरियंसिंग इट somehow on field when I'm watching it. Okay, I might not be able to generalize पूरे देश का डेटा, लेकिन जितना मैं समझती हूँ, जितना मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है men are equally experiencing this. The only thing, हमने men को कभी ना उतना एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं है. As parents, हम लड़कों को बहुत एक्सप्रेस करना, अगर वो कुछ फील भी करते ना, हम उनको तुरंत एक्सप्रेस करना सिखाते नहीं हैं. अगर उनको कुछ फील भी हो रहा है, वो रोना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं, तो स्कूल में भी होगा लड़का, और अगर आके रोएगा ना तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे पागल है, लड़का है तू, लड़की है क्या लड़की के जैसे रो रहा है, चुप करो, रोने की कोई बात नहीं है. अगर वो बोलेगा कि ना मुझे मजा नहीं आ रहा कॉलेज में, या मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आजकल, मैं, तुमको पहले से ध्यान रखना चाहिए था, दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, कहाँ से ऐसे. वी आर नॉट देयर टू लिसन, वी लिसन टू रिस्पॉन्ड, वी डोंट लिसन टू लिसन. हमारा अपब्रिंगिंग भी ऐसा हुआ है ज्यादातर कि हम बड़ा सहम सहम के, डर डर के बड़े होते हैं कि वो नजर रखना, ये देखना कहीं गलत तो नहीं हो गया है. हम हमेशा, बच्चा अगर लॉक भी मारता है तो हम बोलेंगे कि दोबारा देख के बराबर किया है कि नहीं. हाँ. गैस बंद किया बेटा, हाँ मैंने किया, जा पहले चेक करके आ दोबारा, बराबर बंद किया है कि नहीं. या तो पेरेंट खुद जाएंगे चेक करने. हमने इतना बचपन से उनको ट्रेन कर दिया. एक बार फॉर अ चेंज, क्या हम हमारे बच्चों को ऐसा बोल सकते कि यू नो व्हाट, आई ट्रस्ट यू, यू जस्ट गो, तुमने बंद किया है गैस, आई एम श्योर किया है. ठीक है, आजकल वो दिख रहा है पेरेंट्स में चेंजेस थोड़ा सा, बिकॉज हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं भेज रहे हैं. हाँ. अब इसमें क्या देखा गया है कि जब किसी को बहुत फ्यूचरिस्टिक थॉट्स होते हैं, तो फ्यूचर क्या है, वो कुछ इनसिक्योर्ड है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा फ्यूचर में. तो जब हमें पता नहीं है किसी चीज के बारे में, तो इनसिक्योरिटी तो होगी ही. जब इनसिक्योरिटी है तो हम सोचेंगे भी ज्यादा. अब जब हम सोच रहे हैं तो हम ऑब्सेसिवली सोचेंगे और कंपल्सरीली कुछ थॉट्स आते ही रहेंगे. तो जब हम फ्यूचर का ज्यादा सोच रहे तो एंजाइटी होगी. जब हम पास्ट में बहुत पॉन्डर करते रहते हैं तो डिप्रेसिव थॉट्स होंगे कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता. सो एक पाँव है डिप्रेशन पास्ट की तरफ, एक पाँव है फ्यूचर की तरफ, जहां पे हम एंजाइटी करें. प्रेजेंट में तो हम जी ही नहीं रहे हैं. स्पेशली विद दिस जनरेशन, उनके दिमाग के अंदर वो इतना ज्यादा जी रहे हैं कि उनके हाथ पांव उतने एक्टिव है नहीं. हाँ. जितने हमारे थॉट्स एक्टिव है, उतना हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे. हम बैठे बैठे, काउच पे बैठे बैठे इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ना ये कर लूंगी, और फिर 12th के बाद मैं ऐसा कर लूंगी, और 10th के बाद मैं ऐसा कर लूंगी, सुबह उठ के मैं ये वाला प्लान कर लूंगी, शाम को मैं ये, इतना प्लान कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा.
सो जब दिमाग में ही इतना सारा फ्रस्ट्रेशन, केओस चलेगा, तो वो थॉट्स तो लूप में ही चलेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप टू दिस इज एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड देन डू समथिंग अबाउट इट. बिकॉज काफी सारे ओसीडी पेशेंट्स में मैंने देखा है कि वो इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं विक्टिमाइज्ड फील करके कि उनको बस उसी में मजा आ रहा है कि देखो मुझे तो ये तकलीफ हो रही है और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है और मैं तो बेचारी, मेरे साथ तो ये हो गया और मैं तो क्या करूं, मैं तो हुई ऐसी करके. उनको उसके बारे में कुछ करना नहीं है. ओके. सो कभी तो ऐसा होना चाहिए जब आप प्रॉब्लम के बारे में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, एंड देयर हैज टू बी वन पॉइंट दैट इनफ ऑफ डायलॉग्स, करना क्या है, Right. what can I do to come out of this, and then starts your journey to break the cycle of OCD. And it is pretty simple, it's very simple. जैसे हम कोई भी चीज थॉट पैटर्न बदल सकते हैं, हम OCD की थॉट पैटर्न भी बंद कर सकते हैं. इट्स सिंपल बट यू नीड हेल्प. अभी बीच में आपने एक चीज मेंशन करी थी कि कहीं ना कहीं परवरिश वैसी मिलती है. अभी जो पेरेंट्स में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं ये चीज सिखाते हैं कि वापस से जाके चेक करो. वो जो ट्रस्ट जो चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है, वो बच्चों में नहीं आ पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है. तो ऐसे कई सारे कॉजेज हो सकते हैं कि अगर मुझे सेल्फ एस्टीम की कमी है, मुझ में कोई भी कमी है, तो उसका कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है. या तो मेरे फ्रेंड्स मुझे वो थॉट मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, या तो मेरा एनवायरमेंट ऑफिस का या कहीं का भी ऐसा है, या मेरी फैमिली का एनवायरमेंट ऐसा है. तो कॉज कहीं ना कहीं रहता ही है किसी भी रीजन के लिए. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ओसीडी जो टर्म है, इसका क्या कॉज हो सकता है? हल्का फुल्का बायोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक बेसिस हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल शॉर्ट अभी भी रिसर्च चल रही है उसमें. सो देयर आर मेनी ऑनगोइंग रिसर्च जो ऐसा प्रूव करने पे लगी हुई है कि हाँ ये जेनेटिक्स हो सकता है या एनवायरमेंटल है या ऐसा है वैसा है. देयर आर सो मेनी कॉजेज, देयर आर मेनी फैक्टर्स, बट इट इज स्टिल नॉट वेरी श्योर कि किस तरीके के कॉजेज से. हाँ, हमारा एनवायरमेंट प्लस हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के कैसे रहे हैं, एंड अगर घर में ऐसा माहौल है तो चांसेस तो है. बट देन मुझे कुछ भी बोलने से पहले डर इसलिए लगता है, इसलिए मैं पहले जब इंटरव्यूज होते थे ना, मैं बड़ा आराम से बता देती थी कि अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये दवाई से काफी मैनेजेबल हो जाता है. बट देन उसका मिसयूज हो जाता है इंफॉर्मेशन का, पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग देमसेल्व्स और फिर डेंजर जोन में चले जाते हैं. सो मैं अगर एक कॉज बोल देती हूँ ना कि ये तो जेनेटिक हो सकता है, तो फिर लोग मान के बैठ ही जाते कि अरे अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मम्मी को है तो हमें तो होगा ही. ऐसा नहीं होता है. सो देयर इज अ चांस, बट इट्स नॉट श्योर. देयर आर चांसेस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, हमारा खुद का थॉट पैटर्न, सेल्फ प्रेशर हम कितना ले रहे हैं हमारी लाइफ में, ट्रॉमा से हम कैसे डील करते हैं, ये छोटे छोटे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है. सो द बेस्ट थिंग वुड बी टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जहां पे हम बच्चे को या अडल्ट को ये कॉन्फिडेंस दिला सके कि ये मैनेजेबल है और तुम कर सकते हो. हम कोई भी चीज करने से पहले डरा देते हैं, फिर घबरा देते हैं, उसके बाद शायद करते ही नहीं है, और हम बिल्कुल ही ऐसे कि देख लो भाई तुमसे होगा कि नहीं होगा. और प्रेशर देने के बहुत अलग स्टाइल्स हैं कि देख लो तुम कैसे कर सकते हो, बाकी हमारे जमाने में तो हम ये कर लेते थे, अब तुम तो देखो तुम्हारे पास तो सारे रिसोर्सेज है, फिर भी तुम तो ये कुछ कर नहीं सकते हो. और अगर टीचर ने कुछ डांटा है तो पूरा दिन तुम उस पर सोचते रहोगे. अगर तुम पेरेंट्स के साथ शेयर भी कर रहे हो तो दिस लाइक तुम्हारे में ये गलती है. आई एम नॉट सेइंग कि यू स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, but have a healthy environment where you can talk about something in a very neutral way. जहां पे आप एक नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं. द सेल्फ थॉट, हमारा ये जो एक 6 इंच का जो एक बोलते ना, एक दिस इज लाइक द बिगेस्ट प्लेग्राउंड. ये 2 कानों के बीच का जो एरिया है, द ब्रेन इज द बिगेस्ट प्लेग्राउंड. द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग विक्टिमाइज्ड अप्रोच, कि एक दिन तुम कुछ प्लान कर रहे हो नहीं हो रहा है, दूसरे दिन कहीं जाने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, तीसरे दिन बारिश आ गई,
एंड यूल बी लाइक अरे भगवान ही नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाता, मैं तो स्मार्ट ही नहीं हूँ, मेरा तो यही है। मेरे पेरेंट्स को भी लगता है, मेरे टीचर्स भी बोल रहे थे कि आई एम नॉट गुड एट दिस। हमने वो चीज बिलीव करके रख दी है। So everybody is very busy these days. Teachers are busy, they've got so many students. Okay, people are busy. Friends, बोलने के लिए friends रह गए हैं। हाँ. वो जो एक होता था ना to stand for each other, वो बड़ा कम दिखता है आजकल। So you will have to buckle up yourself, and you'll have to start believing that yes, I can do that. The first thing to that is keep yourself pleasantly busy. कुछ ऐसा करे जिसमें आप थोड़ा प्लेजेंटली बिजी रहे, कुछ थके, बिकॉज आजकल हम सोचते ज्यादा है, मेंटली इतना बिजी रह रहे हैं कि फिजिकली थक ही नहीं रहे हैं। और रात को सोते टाइम फिर हम बोलते रहेंगे नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही है। अरे फिजिकल लेबर है ही नहीं हमारा। सो वॉक अ लिटिल, जॉग अ लिटिल, एंड वॉकिंग के लिए अरे आज जिम बंद है, आज बारिश हो गई चल नहीं पा रहा हूँ, आज नहीं। अगर कुछ करना है तो 100 तरीके हैं, नहीं करना है 100 बहाने हैं। सो यूल हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी प्लेजेंटली, थोड़ा थको अच्छे से, सो दैट ब्रेन भी थके। हाँ. वरना वो खाली बैठे बैठे बस सोचता ही रहेगा, थॉट पैटर्न रेगुलर चलती रहेगी। सीधे सीधे ट्रीटमेंट बताना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहला तो यही है कि आप पहचान लेते हैं कि आपको अगर ओसीडी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप जाकर हेल्प लीजिए साइकोलॉजिस्ट से, उनसे बात कीजिए, किसी तरह से इसे मिटाने की कोशिश की जाए और किसी एक्सपर्ट के द्वारा की जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। वो पर्सनली आप करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एक जनरल टिप जो हम दे सकते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप भी उसे बहुत अच्छे से लोगों को बता सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, खुद से जो आप चेंजेस लाने चाहते हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके में टिप्स आप दे दीजिए तो बहुत बिल्कुल अच्छा होगा। सबसे पहले बिफोर आई से द टिप्स, एक चीज बिल्कुल मान लीजिए कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा साफ सफाई रख रहा है, आपको ओसीडी के एग्जैक्ट सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तो कभी भी उसको आउटराइटली नेगेट मत कीजिए। डोंट से कि अरे कितना यार कर रहे हो, पागल हो तुम क्या, ये मत करो ऐसे, ये बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। नहीं, बिकॉज उसके अंदर एक अलग बैटल चल रहा है, अंदर एक अलग ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स है। सो यू कैन नॉट ऑलवेज से कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है, ऐसे मत करा करो, बिकॉज अंदर जब केओस होता है ना तो बाहर साफ सफाई चाहिए। राइट। हमें वो सोचना है कि जब हम पता है हम जब बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं और बहुत इरिटेटेड होते हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो हम बाहर साफ सफाई करने लगते हैं कि मैं कबर्ड ठीक कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, बिकॉज अंदर थॉट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सो उसको आउटराइटली नेगेट मत कीजिए, एक्सेप्ट दैट पर्सन। अगर पॉसिबल हो तो जस्ट हग दैट पर्सन, ओके, कि ओ माय गॉड क्या सफाई की है, बढ़िया, थैंक यू, क्योंकि एटलीस्ट वो कुछ अच्छा तो कर ही रहा है। चीजों को तोड़ने से तो चीजों को साफ करना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स है। सो hug that person, make them feel that it's okay. It's okay to have a symptom like this. हर चीज बीमारी नहीं है, तो बहुत जल्दबाजी में ना रहिए किसी चीज को डायग्नाइज करने का या लेबल करने का। The major tips is you can always approach a psychologist or a psychiatrist. There is CBT available. आप अपने आप से बात करने का स्टाइल बदलिए, विक्टिमाइज्ड ना फील कीजिए कि मैं बेचारी मैं बेचारा वाला एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। अंदर जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, वो जो कंपल्शन वाला फीलिंग आता है ना, वो कब टूटेगा, जब आपके पास कुछ और भी सोचने को होगा। और जब कुछ और सोचने को होगा ना, तो दिमाग ऑटोमेटिकली बिजी होने लगेगा। सो यू कैन नॉट एक्सट्रीमली रिप्लेस दिस थॉट्स, बट यू कैन कनेक्ट दीज थॉट्स विद सम कंस्ट्रक्टिव थॉट्स एज वेल। तो अपने आप को बिजी रखें, कुछ क्रिएटिव कीजिए, और क्रिएटिव करने के लिए घर के बाहर जाना या कुछ किसी को मिलना जरूरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद समथिंग। सो स्टार्ट माइंडलेसली। रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि कुछ टेड टॉक देखिए, हंसिए, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, हंसो, गाने सुनो। एंड फन फैक्ट, पिछले 15 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ बड़ौदा में, गुजरात में, यहाँ पे। एंड 15 साल में मैंने देखा है कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, प्लस नवरात्रि के 2-3 दिन पहले एंड नवरात्रि के 4-5 दिन बाद, मेरे पास एक भी केस ऑफ डिप्रेशन, ओसीडी
एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये केसेस ना के बराबर आते हैं, रेयरली आते हैं या तो ना के बराबर ये केसेस आते हैं. आई फील दैट यू गेट बिजी, देयर इज म्यूजिक, देयर इज गरबा. आधा यंगस्टर पॉपुलेशन जो है, साथ में आई थिंक वो फिजिकल एक्टिविटी भी एक हो तो जाती फिजिकल है. एक्टिविटी है, प्लस नींद पूरी होती है, बिकॉज इतने थक जाएंगे वो गरबा करके कि बाद में जब सोएंगे तो 6-8 घंटा एट अ स्ट्रेच बहुत बढ़िया सोएंगे. राइट. प्लस 2-3 घंटे तो वो सोचने में निकल जाएंगे कि हम कैसे रेडी हो रहे, कहाँ मिल रहे, किधर मिल रहे. जो गरबा नहीं भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बिजी गरबा देखने में. सो girls are busy playing garba, boys are busy looking at the girls playing garba. So I guess it's much fine then. I feel it has got something to do the way you deal with your thoughts rather than your thoughts. Right. So it's important to deal with the thoughts, क्योंकि हम क्या है, प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं खड्डे में कि हाय ये तो अब प्रॉब्लम है, अब तो मुझे इतना ओसीडी हो गया है, अब तो मुझे इतनी एंजाइटी हो गई है. तब प्रॉब्लम एक्चुअली ज्यादा होती है. राइट. इफ यू टेक द प्रॉब्लम कि ठीक है भाई प्रॉब्लम तो है, करना क्या है इसके बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डील विद इट, whom do I talk to about this, get your like-minded people and let me know if we can be of any help to you. There's an entire team who can be of help. And Insta पे जो हम देते हैं advice, that is definitely for free, so you can always get in touch with us. अभी जब आप बात कर रहे थे कि हमें अपने आप को बिजी रखना जरूरी है एक अच्छे वे में, जैसा आपने कहा म्यूजिक सुनिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने आप को इतना ज्यादा थका दीजिए कि अच्छे थॉट्स से हम भरे हों, कोई भी फालतू थॉट्स हमें परेशान ना करे. क्योंकि जैसा आपने कहा कि हर बार हमारा एनवायरमेंट गलत नहीं होता है, कभी कभी हमें आदत पड़ गई है अपने आप को इतना बेचारा बताने की, अपने आप को ऐसे फील कराने की. एक्चुअली दूसरों के सामने नहीं, खुद ही में ये फील हम कराते हैं कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बड़ी परेशानियां हैं, मैं जैसे जैसे करके डील कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन से. तो हमारे घर में हमने कई बार ये बात सुनी होगी हमारे मम्मी पापा से या हमारे बड़े बुजुर्गों से, खाली दिमाग शैतान का घर. ये कहावत हमने हर बार सुनी होगी. आई थिंक जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने ये कहावत अपने घर में सुनी ही सुनी है. और अभी मैम ने जो कहा वो भी यही बात थी कि हम इतने फालतू चीजों में अपना टाइम दे देते हैं कि जो अच्छी चीजें जो हमें करनी भी है, हम उसमें वो चीजें करने की हमें एबिलिटी भी है, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि अपने दिमाग को हमने इतना ज्यादा उलझा के रखा है फालतू चीजों में कि अच्छी चीजें जो हम करना चाहते हैं उसमें हम वक्त नहीं दे पाते. तो अगली बार जब भी कोई आपको ये कहे कि आपको ओसीडी है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा ताकि उन्हें पता चले कि आखिर में ओसीडी क्या है, ओसीडी कितना ज्यादा सीरियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कितना परेशान कर सकता है कुछ लोगों को. तो जब भी अगर कोई आपसे ये कहे कि ओसीडी है आपको, तो उन्हें ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जरूर भेज दीजिएगा. क्योंकि कई सारे ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ भी एडवाइस दे देते हैं, अपने हिसाब से ही साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं कि अच्छा तुझे ये दिक्कत है तो तुझे ये करना चाहिए. गूगल करते हैं, गूगल के जो इन्फॉर्मेशन आते हैं. गूगल का तो मैंने एक चीज देखा है, हम आजकल इतना ज्यादा गूगल करते हैं कि अगर मैं गूगल को ऐसे भी बोलूँ ना कि लाइफ सक्स, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, तो गूगल पलट के पूछता है तुझे पेनफुल मरना है कि पेनलेस मरना है. ऐसा नहीं बोलेगा कि बेटा मत मर. So don't believe on Google for sure. हमारे पास एक टीम है. There is a team of entire like psychologists, psychiatrists, social workers, counselors. हमारी ऐसी एक टीम है जहाँ पे अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो वो गूगल करे, उससे तो बेटर है कि हम उन्हें बता दें, and then we can direct them to the right kind of treatment. So this is just to provide the right kind of advice. But आपके घर के आसपास या even the government of India has got great helplines. You can always approach them and approach your nearest psychologist, psychiatrist, and if there is nobody, I am absolutely there. Get in touch with us. We'll help for sure. मैं उम्मीद करूंगी कि ज्यादा किसी को जरूरत ना ही पड़े कांटेक्ट करने की. लेकिन अब माहौल ऐसा है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको दिखता है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, सिर्फ ओसीडी पे बात हो रही है तो सिर्फ ओसीडी के लिए नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, जब आपको लग रहा है कि अब ये आपके बस में नहीं रहा, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आपको लगता है कि अब ये चीज मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, अब इसकी वजह से मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बुरी तरह से इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, तो आप जरूर एक्सपर्ट से एडवाइस लें, उनसे किस तरह से कांटेक्ट करना है उसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे बात करके, और बहुत अच्छे से आपने सारे सवालों के जो एक सिंपल टर्म में लोगों को समझ आए उस तरह के जवाब दिए हैं, और
उम्मीद करती हूँ कि जितना मजा मुझे आया आपसे बात करने में, उतना Thank ही you मजा so हमारी much for ऑडियंस को having आया है। me. Thank you so much for having me and thank you for listening because आजकल अटेंशन स्पैन इतना कम है, टाइम इतना कम है लोगों के पास कि अगर उन्होंने 15-20 मिनट बैठ के कुछ देखा है, so thank you for that. Thank you so much. तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो एपिसोड था, जो टॉपिक हमने चुना था, वो काफी ज्यादा टर्म यूज हो रहा था। ओसीडी जो टर्म है हर कोई यूज करता रहता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना था और आप तक जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने की हमारी कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि वो कोशिश कामयाब हो गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि जो टर्म वो रोजाना यूज करते हैं उसका असल मतलब क्या होता है। बहुत जरूरी है सही इंफॉर्मेशन आपको होना, आपको पता होना, और यही कोशिश है हमारी वीएनएम टीवी के मेंटल डाइट के सेगमेंट में। हम आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसी जानकारी जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है। कई सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं। आज ओसीडी पर जो हमने बात करी, अगर इसमें हमने वैसे तो सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, हमने सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं मैम के जरिए और बहुत अच्छे से उन्होंने सिंपल वर्ड्स में जो आपको समझ आए उन वर्ड्स में आपको पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको शायद समझ ना आया हो या कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर मैम से ही पूछकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो उस सवाल की होगी वो जानकारी हम आपको वहां पर दे देंगे। फिर एक बार लौटेंगे अगले गुरुवार एक और नए टॉपिक के साथ। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस मेंटल हेल्थ टॉपिक के बारे में आप अगला एपिसोड चाहते हैं। हम वो टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मेंटल डाइट में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।